हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं। हम कर रहे हैं एनालिसिस। कुछ पेपर हम कर भी चुके हैं, जो बचे हैं उन्हें हम कर रहे हैं। ठीक है, और हम सीडीपी कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था, ये तो पता है। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, assertion Rumi could make two word utterances at 18 month while Pooja did so at 24 month. तो Pooja is definitely developmental delayed. रूमी क्या है, 2 वर्ड बोलने लगती है 18 महीने में और पूजा 24 महीने में बोलती है। तो क्या ये डेवलपमेंटल डिले हो रहा है? उसका जो विकास है वो धीरे हो रहा है या रुक रहा है? क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। जो विकास होता है उसकी जो दर होती है सभी की अलग अलग होती है। कोई बच्चा 18 महीने का बोलता है, कोई बच्चा 14 महीने का बोलता है, तो कोई बच्चा 24 महीने का बोलता है। तो सबकी रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होता है। आगे भी पढ़ लेते हैं, रीजन क्या है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। कि विकास क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा यही करेगा आगे जाकर, या ये बच्चे का ये गोल फिक्स है। तो क्या ऐसा है? हम एक्यूरेटली अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, एक्यूरेटली तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होना है। तो ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत होते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? बताइए। बर्थ टू 5 ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स, या 6 to 11 ईयर्स, या 11 ईयर्स एंड अबोव। तो मध्य बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 6 से 11 साल। कितना होता है? 6 से 11 साल। और 11 साल से ऊपर होता है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस, किशोर अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ 5-year-old चाइल्ड कैन, 5 साल का जो बच्चा है, हाइपोथेसिस पॉसिबल कॉजेज एंड देयर इफेक्ट हाइपोथाइज कर सकता है। तो हाइपोथेसिस 5 साल का बच्चा नहीं करता, एडोलसेंस में आता है ये। ठीक है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है हाइपोथेसिस, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 11 साल से ऊपर के बच्चे का। डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फेनोमेनन, साइंटिफिकली सोचने लगेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने लगेगा, तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, यानी एडोलसेंस में ही आता है। डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी बच्चा बड़ा होकर ही लगाता है। ठीक है, जब एडोलसेंस में होता है। इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, ये बात बिल्कुल ठीक है। 5 साल का बच्चा क्या है, सिंबॉलिक प्ले में इन्वॉल्व होता है। सिंबॉलिक प्ले क्या होता है? जैसे बच्चे इमिटेट करते हैं, देखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर बन के देखते हैं, कुछ भी खेलते हैं। मेक बिलीव प्ले भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। प्रतीकात्मक खेल करते हैं, दूसरों को देख के खेलते हैं, सीखते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी नई एक्टिविटीज करते रहते हैं, डॉक्टर बनते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का जो है प्राथमिक सामाजिकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? स्कूल, कि स्कूल में होता है बच्चे का प्राथमिक सोशलाइजेशन। तो बताइए क्या ये सही है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होता है, या मास मीडिया के थ्रू होता है, या फिर फैमिली के थ्रू होता है? तो जो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली से होता है, क्योंकि बच्चा फैमिली में पैदा होता है, वहीं से ही सीखता है। 2-3 साल तक अपनी फैमिली से ही सीखता रहता है सब कुछ। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है बच्चे का वो फैमिली से होता है। और फैमिली हमारी समाज का छोटा रूप होता है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का छोटा रूप हमारा परिवार कहलाता है, क्योंकि बच्चा यहां से ही सीखता है पहले, फिर उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करता है, जिन्हें हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस।
यानी प्रीवियस स्कीमा को मॉडिफाई करना, ट्रांसफॉर्म करना और एक नया एक्सपीरियंस गेन करना या नया स्कीमा बनाना क्या कहलाता है? पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ मॉडिफाई करना, कुछ मॉडिफाई कर रहा है पुरानी इंफॉर्मेशन में, कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कुछ मैन्युपुलेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये वर्ड हर बार देखने को मिलते हैं, मॉडिफाई, चेंज, ट्रांसफॉर्म, मैन्युपुलेट। तो इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या क्या कहते हैं? एकोमोडेशन यानी समायोजन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, समायोजन। और एसिमिलेशन क्या होता है? पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड कर लेना, एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है एसिमिलेशन? कुछ ऐड कर लेना पुरानी इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, एकोमोडेशन, समायोजन। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है, संशोधित करता है, तो क्या कहलाता है? यानी नया स्कीमा बना रहा है, उसमें मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6, अफसा होल्ड अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई। यानी चिप्स को अफसा क्या है? बटरफ्लाई कह रही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये इस तरह का सिंबॉलिक थॉट क्या क्या दर्शाता है? सेंसरी मोटर स्टेज, कि वो सेंसरी मोटर स्टेज में यानी जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल में है 2 से 6 साल, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है 6 से 12 साल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में है 12 साल से अबोव या 18 साल, ठीक है। तो सिंबॉलिक प्ले जो आता है, सिंबॉलिक थॉट आता है, वो बच्चे को प्री ऑपरेशनल में आता है। प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थॉट आता है, मेक बिलीव प्ले करता है बच्चा, मेक बिलीव प्ले यानी इमिटेट करके सीखता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी रहती है बच्चे को इस एज में, इरिवर्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। पलटाव करके नहीं सोच पाता बच्चा, ठीक है, लॉजिक नहीं लगा पाता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की considers which factor to be important in influencing the cognitive development of children। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 फैक्टर्स पे बात की है, 3 चीजों पे बात की है, लैंग्वेज यानी भाषा, कल्चर संस्कृति, एंड सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। 3 चीजों पे बात की इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, भाषा, कल्चर एंड सोसाइटी यानी संस्कृति और हमारा सामाजिकरण। बच्चा जो है सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कल्चर, तो बात तो ठीक है, ये भी ठीक है। लैंग्वेज, ये भी ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा, तो इसकी बात पियाजे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, ये लर्निंग थ्योरीज में आता है, बिहेवियरिज्म में। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फेसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो बताइए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात तो कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करता, चाहे वो लेव वाइगोत्स्की हो चाहे वो पियाजे हो। तो सभी कहते हैं कि बच्चा जो है समाजीकरण से सीखता है, बच्चा क्या है अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो इस तरह की बात कोई नहीं करता। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात बिहेवियरिज्म करते हैं। न ड्रिल एंड रिकॉल की बात की इन्होंने, ना ही कोई एनालॉजीज और एल्गोरिथम की बात की है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है इंटरेक्शन के साथ सीखता है, इंटरेक्ट करके अपने अडल्ट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करके ही बच्चा सीखता है। एंड स्कैफोल्डिंग से, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? हाफ क्यूज देना बच्चे को, यानी जहां बच्चे को प्रॉब्लम हो वहां थोड़ी सी हेल्प करना, उसे हाफ क्यूज देना, ठीक है। जैसे बच्चा मैथ कर रहा है और उसे मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे क्वेश्चन आधा सोल्व करके दे दे, तो उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग यानी पार्ड, ठीक है। हाफ क्यूज देना है, टेम्परेरी हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और जो हेल्प कर रहे होते हैं टीचर्स या फिर पेरेंट्स, वो क्या होते हैं? टीचर्स या फिर पेरेंट्स या एडल्ट, ये क्या होते हैं? MKO,
क्या होते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसे नॉलेज है, ठीक है। तो पेरेंट्स और टीचर क्या हुए, MKO, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है जिसे नॉलेज हो, जो हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो बच्चा खुद से कर पा रहा था और जो टीचर्स की हेल्प से कर पा रहा है, उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं, ZPD, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, सहकर्मी बातचीत और पार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर डू नॉट हैव एनी रोल, यानी बाल केंद्रित कक्षा में टीचर का कोई रोल नहीं होता है, तो ये बात तो गलत है। टेक अ पैसिव रोल, कि टीचर का बिल्कुल पैसिव रोल होता है, टीचर सुस्त होता है, तो क्या ऐसा है, ये भी गलत है। क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम, क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथोस टू प्रमोट लर्निंग, ये बात ठीक है। जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें टीचर्स क्या है, कोलैब करके पढ़ते हैं, इंटरेक्शन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव टीचिंग होती है, सभी एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, सहायता एक दूसरे की लेते हैं, स्टूडेंट्स का डिस्कशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह की लर्निंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रीजनिंग दैट अंडरलाइंस द स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है ये थर्ड लेवल है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल 3 लेवल दिए हैं कोलबर्ग ने। प्री कन्वेंशनल जिसके अंदर 2 स्टेजेस है, सारों के अंदर 2-2 स्टेजेस है, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल के स्टेज है, यानी 5, स्टेज नंबर 5 है ये, स्टेज नंबर 5। इसमें क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल में मोरलिटी जो है बिल्कुल हाईएस्ट मोरलिटी होती है इसमें इंडिविजुअल की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल सोचता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं वो फ्लेक्सिबल है, जरूरत पड़ने पे बदले भी जा सकते हैं और तोड़े भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंज ने क्या किया था, उसकी वाइफ बीमार थी, ठीक है, तो उसे वो ड्रग स्टोर से दवाई लेने गया, उसने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के दवाई चुरा ली। अगर वो दवाई नहीं चुराता तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती, तो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ के दवाई चुराई, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बदले भी जा सकते हैं और तोड़े भी जा सकते हैं अगर किसी ह्यूमन की लाइफ की बात है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द आइडियल रेप्रोसिटी, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। रूल्स आर वाइटल फॉर एंश्योरिंग सोसाइटल ऑर्डर, ये सेकंड स्टेज है, यानी कन्वेंशनल, जिसमें बंदा सोसाइटल रूल्स को फॉलो करता है ब्लाइंडली। थर्ड ऑप्शन है, लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज हैं वो फ्लेक्सिबल है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, ठीक है, इन्हें बदला भी जा सकता है और इन्हें तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। ये स्टेज 5 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, individual high on dash intelligence can engage in abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problems। कौन सी बुद्धि में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, सोल्व करने की भी बात कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेट करने की भी बात कर रहे हैं, यानी लॉजिक भी लग रहा है, तो ये कौन सी बुद्धि होती है, ये किसके अंदर पाई जाती है, क्रिएटिव, स्पेशल या लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक। तो पता चल रहा है लॉजिक से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो रही है, तो ये है लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें क्या होता है कि जो मैथ में अच्छे होते हैं, जिनके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, जैसे कि साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, ठीक है, कौन आते हैं इसके अंदर, साइंटिस्ट आ जाते हैं, मैथमेटिशियन हो कोई जिसे मैथ पे अच्छी कमांड हो तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जिनके अंदर नेचर की समझ पाई जाती है, जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान, बोटेनिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं जिन्हें नेचर की समझ हो।
कि पौधे को देख के बता सकते हैं कि कितने पानी की जरूरत है, कितने खाद की जरूरत है, कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है, ग्रोथ कितनी हो रही है। तो इन्हें नेचर की अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो दिमाग में इमेज बना के, जैसे कि कोई खाली जगह पड़ी है, किसी आर्किटेक्चर को ले जाओ वहां पे, तो वो दिमाग में नक्शा बना देगा कि इतनी सी जगह में इस तरह से नक्शा बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर आर्किटेक्चर आ जाते हैं। इसके अंदर कौन? आर्किटेक्चर आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिक्स, तर्क शास्त्रीय गणितीय, जो तर्क लगाना जानते हैं, अमूर्त विचार कर सकते हैं, समस्या समाधान कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, यानी ज्यादा भाषा बोलने वाले हैं उनके अंदर। इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? यानी अगर अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, अलग अलग भाषा वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हें टीचर को किस तरह से देखना चाहिए? एज अ रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में, कि हेल्पफुल है ये, क्लास को पोषित करता है, बच्चों को नया नया सीखने को मिलता है। एन ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल्स की तरह, बाधा की तरह देखना चाहिए, एक बर्डन की तरह देखना चाहिए, या एक प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए। तो बेसिक सी बात है, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है तो ये तो एक अच्छी बात है। ये टीचर्स को रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ऐसा हमारा एनईपी भी कहती है और आरटी एक्ट के अंदर भी दिया गया है कि क्लास क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म होनी चाहिए। ठीक है। कई भाषाओं का यूज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 13, a teacher always asks boys to do tasks such as moving the furniture and girls to keep the class tidy and decorated. This perception is not appropriate because this is an example of। टीचर कहती है कि लड़के जो हैं वो फर्नीचर को हिलाने का कार्य करेंगे और लड़की जो है कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए हैं। तो ये किस तरह की धारणा है कि लड़कियां जो हैं कि झाड़ू पोछा करेंगी या कक्षा को साफ करेंगी, और लड़के जो हैं इस तरह का काम करेंगे जो वजन उठाने का है, फर्नीचर हटाने का है। तो ये उदाहरण किसे इंडिकेट करता है? बताइए आप। जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पुराने जमाने से जो सोच बनी हुई है कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं, लड़के ताकतवर होते हैं। या जेंडर पहचान, ये जेंडर की पहचान हो रही है कि लड़कियां कमजोर ही होती हैं। ठीक है। तो ये बात गलत है। जेंडर स्थिरता भी नहीं हो रही है, समानता तो है ही नहीं। ठीक है। तो ये है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पहले से जो सोच बनी आ रही है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, या फिर लड़कियां घर का काम कर सकती हैं, लड़कियां झाड़ू पोछा ही कर सकती हैं, लड़के फील्ड का या बाहर का काम कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट एनईपी 2020 प्रपोजेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? बताइए। टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सही बात है कि हायर ऑर्डर स्किल्स को देखती है। एनालिसिस यानी बच्चा एनालाइज करे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, तरह तरह से सोचे, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचे। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो यानी अपसारी सोच। ठीक है। तो ऑप्शन तो अच्छा है। रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो वन वर्ड क्वेश्चन है उन्हें याद कर लें, तो ऐसा तो कोई भी पॉलिसी नहीं कहती है। ठीक है। समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, समेटिव मेथड नहीं है, ये शिफ्ट हो गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। एनईपी ने ये शिफ्ट कर दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान जो आकलन होता है, क्लास के ड्यूरिंग, जैसे कि क्लास टेस्ट होना, यूनिट टेस्ट होना, वीकली टेस्ट होना, तो जो क्लास के दौरान आकलन होता है उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, तो ऐसा भी एनईपी नहीं कहती है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स नहीं, कंसेप्चुअल नॉलेज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि प्रोसीजर नॉलेज पे। ठीक है। समझ बनाने पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं उसे किस तरह से रख सकती है अपने माइंड में? रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट,
जो डिफरेंसेस है वो अर्थहीन नहीं है, वो गलत नहीं है। तो ये बात तो ठीक है, डिफरेंसेस को अपने साथ लेके चलना चाहिए। टीचर्स को इस तरह क्लास को मैनेज करना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा कर सके, सभी की नीड्स को कैटर कर सके। तो ये बात तो अच्छी है। लेबल एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड इन एकेडमिक एबिलिटीज, बच्चों को क्या है टैग दे दें, यानी लेबल कर दें, अलग थलग कर दें उनकी एकेडमिक एबिलिटीज की बेस पे, कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उनके लिए अलग सेक्शन हो, जो बच्चे डल है उनके लिए अलग सेक्शन हो, तो इस तरह का हो। तो ये बात तो गलत है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बच्चों को इंफीरियर फील हो। Send children with physical and visual disability in space to special school meant for them, यानी जिन बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम है, शारीरिक दिक्कत है, या फिर विजुअली डिसेबिलिटीज है, देखने में प्रॉब्लम है, उन्हें स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराया जाए जिससे कि वहां पे वो पढ़ सकें। तो ये भी गलत है, हमें एक ही कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाना है उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करते हुए। ठीक है। प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लासरूम टू एनकरेज कंपटीशन, कि किसी एक ही कल्चर को बढ़ावा दे, एक ही कल्चर को प्रमोट करे और कंपटीशन कराए, तो ये भी गलत है, ये पक्षपात हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। टीचर को क्या है, ये स्वीकार करते कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, उन्हें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।